ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है। इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इस लेक्चर का जो बुनियादी टॉपिक है, इस टॉपिक से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस लेक्चर में हमने जितनी भी बातें की थी, जितने भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, तो उस सब का ताल्लुक जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से था। ठीक है, तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं पर भी जब एबनॉर्मेलिटी आती है, डिसऑर्डर आता है, इम्पेयरमेंट आती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को फिर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। ठीक है, डिजीज किसे कहते हैं? डिजीज से मुराद नोट टू ईज ऑलरेडी मैं आपको यूनिट नंबर 1 में बता चुका हूँ, या किसी दूसरे सब्जेक्ट में मैं आपको डिजीज का जो मतलब है वो बता चुका हूँ। तो हाँ जी, हेल्थ असेसमेंट में मैंने आपको बताया था। तो डिजीज से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल होती है। तो इस वजह से ये टर्म जो है ऐसी कंडीशन के लिए यूज़ हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लासेस में हमने जहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, तो उसको जो है हम यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे जो है बढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को याद हो तो पिछले क्लास में जो है हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? अच्छा जी, साइंस सेप्टम एंजाइना को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइना ये हमारे साथ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जिसमें हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं या जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, तो उस वेस्कुलर सिस्टम में कहीं जगह पर क्या हो जाती है? ब्लॉकेज आ जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग। तो एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग की वजह से वहाँ पर जो वेसल्स होते हैं वो नेरो हो जाते हैं। ठीक है, नेरो होने की वजह से फिर ब्लड को जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उन वेसल से पास होने के लिए, जिसकी वजह से एक ख़ास तरह का पेन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे चेस्ट में। और वो पेन कोई ख़ास कोई आम पेन नहीं होता, बल्कि उस पेन की जो पहली खसूसियत होती है वो यही होती है कि वो पेन रेडिएटिंग पेन होता है। ठीक है, रेडिएटिंग पेन से मुराद ये है कि अगर आपके चेस्ट में उस पेन की जो है वो शुरुआत होती है, आपकी हार्ट के राइट साइड पर शुरुआत होती है या लेफ्ट साइड पर वो शुरू होती है, तो वो लेफ्ट साइड से आते आते आपकी बॉडी या आपके चेस्ट के राइट साइड तक पहुंच जाती है, और फिर राइट साइड से आपके नेक तक पहुंच जाती है, और फिर नेक से आपकी जो लेफ्ट साइड हैंड है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाती है। तो वो पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, वो पेल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी पेन जब होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना के हमने टाइप्स को पढ़े थे, हमारे साथ स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल के साथ पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? अब हम बात करेंगे हार्ट फेलियर की, और हार्ट फेलियर को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? इसके नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा। हार्ट फेलियर जो है, अगर जनरली मैं आपको बताऊं, तो ये एक ऐसी एबनॉर्मल अच्छा जी, हार्ट फेलियर जो है ये हमारी हार्ट की एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के जो पंपिंग मैकेनिज्म होता है, जो पंप करने की जो सलाहियत होती है, वो मज़ीद काम करना छोड़ देती है, और फिर हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड या जो ब्लड डिमांड होता है वो पूरा नहीं होता। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें हमारा हार्ट ब्लड को पंप करना छोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। क्लियर है?
हार्ट फेलियर क्या है? यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन आपको दी है कि हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नो लॉन्गर पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी डिमांड्स इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है। हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी के जो डिमांड्स होते हैं ब्लड के, ऑक्सीजन के, तो उसके मुताबिक जो है ब्लड को पंप करना छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम काजिज की तरफ। अगर हम इसकी काजिज को देखें तो इसमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होता है। सो लेफ्ट sided heart failure may be caused by anterior myocardial infarction, ventricular septal defect, cardiomyopathy, cardiac tamponades, constrictive pericarditis, increased circulating blood volume, aortic stenosis, insufficiency और mitral stenosis and insufficiency। तो ये हमारे साथ वो काजिज है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होता है। मतलब ये है कि एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर काज होता है। इसी तरह से वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट से मुराद ये है कि हमारे हार्ट के जो लोअर चैम्बर होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, और दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो एक सेप्टम मौजूद होता है, ठीक है, जैसे कि आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। तो सेप्टम क्या है? सेप्टम इस वाल को कहते हैं जो कि एक वेंट्रिकल और दूसरे वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। तो ये वाल जो है यहाँ पर कोई किसी किस्म का क्या होता है? एक सुराख बना होता है, होल बना होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है, और इस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप नहीं होता और ना ही प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप होता है। तो इस वजह से भी हार्ट फेलियर जो है काज हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी से मुराद ये है कि हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें किसी किस्म की डिजीज जो है वो काज हो जाती है, ठीक है, किसी पैथोजन की वजह से एबनॉर्मल कंडीशन काज हो जाती है हार्ट में, तो इसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट से मुराद ये है कि हमारा जो हार्ट है वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है या एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो काज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं या जो एट्रियम होते हैं, तो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर जो है वो काज हो जाती है, पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। कंस्ट्रिक्टेड पेरिकार्डाइटिस हो गई, ठीक है, जिसमें हमारे जो हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज का आ जाना, ठीक है, ऑर्टिक स्टिनोसिस, ऑर्टिक जो ऑर्ट्रा है, ठीक है, उसका नैरो हो जाना, उस नैरो होने की वजह से फिर ब्लड की जो वॉल्यूम है उसमें इनसफिशिएंसी का आ जाना। इसी तरह से जो मेट्रल वाल है, ठीक है, उसका नैरो हो जाना, जिसकी वजह से फिर ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाती है। तो ये वो तमाम काजेज है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होता है। तो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं सर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बी काज बाय लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसी तरह से जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से काज हो सकता है। राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जो राइट वेंट्रिकल है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, फ्लूइड ओवरलोड से मुराद ये है कि जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा उस एरिया में आना शुरू हो जाती है, जिसको हम फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। सोडियम रिटेंशन, मेट्रल स्टिनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, पल्मोनरी आउटफ्लो स्टिनोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन
और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ये काज हो सकती है। तो ये हमारे साथ हार्ट फेलियर के जो कॉमन काजेज है जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में भी होते हैं और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में भी होते हैं। तो ये वो काजेज है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर से मुराद ये है कि हार्ट फेलियर कैसे होता है, हार्ट फेल कैसे होता है। तो अब हम उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। When left-sided heart failure, the diseased left ventricle can't pump effectively because of decreased cardiac output, decreased contractility, increased volume and increased left ventricular pressure. तो इसकी वजह से क्या होता है? The left atrium can't empty into the left ventricle, causing increased pressure in the left atrium. This pressure increase affect the lungs, causing pulmonary congestion that leads to decreased oxygenation. Increased pressure in the lungs causes increased right-sided heart pressure. The right ventricle can't relieve the pressure by emptying into the lungs, which impair venous return to the right sided of the heart. सबसे पहले इसको समझे जो मैंने आपको बताया। हार्ट फेल होना कैसे शुरू होता है? हार्ट जब फेल होता है तो हार्ट के फेल होने से पहले कौन कौन सी प्रोसीजर जो है वो सरंजाम पाते हैं। तो अब इसको सुने तो आपको समझ आ जाएगी। जब जो हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है, ठीक है, तो वो फेल कब होता है? वो फेल तब होता है जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, वो प्रॉपर मिकदार में ब्लड को पंप नहीं करता। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर मिकदार में ब्लड को पंप नहीं करता, ठीक है, तो इसके प्रॉपर मिकदार में ब्लड को पंप करने के पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट होता है पर मिनट के लिहाज से हमारा हार्ट जो वॉल्यूम को क्या करता है, पंप करता है, तो उसके डिक्रीज उसमें डिक्रीज के आने की वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रॉपर मिकदार में ब्लड को पंप नहीं करता। अब ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों होती है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज इसलिए होती है कि हमारी हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी होती है, कंट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, उसमें कमी आ जाती है। उसमें कमी के आने के साथ साथ जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो कि ऊपर और नीचे से आ रहा होता है, तो उसमें इंक्रीज आ जाती है और उसमें इंक्रीज आने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उस पर मुसलसल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर काज होता है तो इसकी काज होने से पहले सबसे पहले ये होता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके डिक्रीज होने के पीछे वजह ये होती है कि जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब ज़्यादा मिकदार में ब्लड जो है वो हार्ट में इंटर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सही है, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में चले जाने के बाद वहाँ पर जो एयर सेक होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर गैसियस डिफ्यूजन होती है या गैसियस एक्सचेंज होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑर्टा में आता है और फिर ऑर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है डायरेक्टली किड्स के जरिए मिट्रल वाल्व के जरिए फिर ऊपर, मतलब हार्ट पंप करने के बाद जो है हार्ट के कंट्रैक्ट होने के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाती हैं तो चूंकि हमारे हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, तो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होता। जब प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होता तो इसकी वजह से उस वेंट्रिकल में जो ब्लड मौजूद होता है
तो वो भी सही तरीके से पंप नहीं हो पाता। तो सही तरीके से पंप ना होने की वजह से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर ही रह जाता है और हार्ट से बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में मुसलसल जो है ब्लड इंटर हो रहा होता है, लेकिन वो बाहर की तरफ पंप नहीं हो पा रहा होता। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पर मुसलसल जो है वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अब क्या है, अब इसके बाद क्या होता है हमारे साथ, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है, कांट एम्प्टी इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है तो उसमें भी तो ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है ना, तो नीचे मुसलसल ब्लड जो है वो जा रहा होता है। ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो बढ़ रहा होता है, तो मजीद ब्लड के एंटर होने के क्या कहते हैं स्पेस है वो नहीं होता लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियम होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हार्ट का, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे साथ एट्रियम है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है, जबकि एट्रियम में ऊपर से मजीद ब्लड आ रहा होता है। तो इसमें ब्लड आने की वजह से ये एट्रियम जो है मजीद ब्लड को नीचे की तरफ जो है नहीं जो है ले जा पा रहा होता। तो इस वजह से लेफ्ट एट्रियम जो है वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा होता लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। तो पहले नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ जो ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम है इसमें भी प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुसलसल ऊपर से ब्लड इसमें आ रहा होता है, तो इसके जो वाल होते हैं उस पर प्रेशर जो है वो मुसलसल बढ़ रहा होता है। तो इससे क्या होता है, ये प्रेशर जो है जो लंग्स होते हैं हमारे उसको इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में मौजूद जो ब्लड होता है, ठीक है, तो वो ब्लड जो है वहाँ पर लंग्स में ही रह जाता है, जिसको हम फिर पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन से मुराद ये है कि लंग्स में ही पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी जो वेन होते हैं उसमें ही ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब ये हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर इन द लंग्स काज इंक्रीज राइट हार्ट प्रेशर। अब जब लंग पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो राइट साइडेड हार्ट होता है उस पर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है तो राइट जो वेंट्रिकल होते हैं हमारे हार्ट के, वो इस प्रेशर को जो है, इस प्रेशर को डील नहीं कर पा रहे होते, इस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, और can't relieve the pressure by emptying into the lungs, ठीक है, which impairs venous return to the right sided of the heart, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के राइट साइड पर जो वेनस ब्लड आ रहा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, तो वो भी अब फिर हमारे राइट साइडेड हार्ट की तरफ नहीं आता, तो वो भी मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है। मतलब मेरी बात का ये है कि यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, तो जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड जो मूव कर रहा होता है, तो वो मूवमेंट जो है क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो जब मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, अब हम आगे इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि एज सिस्टमिक प्रेशर बिल्ड्स बॉडी ऑर्गन्स बिकम कंजेस्टेड विद वीनस ब्लड, हार्ट फेलियर में आल्सो बी क्लासिफाई एज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। जाहिरी बात है, जब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगी, ठीक है, जब प्रेशर ब्लड जो है मुसलसल आ रहा होगा, प्रेशर इंक्रीज होगी, तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगी। सिस्टोलिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड जो है वो रुक जाता है, वहाँ पर भी ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह से हार्ट फेलियर काज हो जाती है। अब हमारे साथ जो हार्ट फेलियर है, तो ये हमारे साथ दो तरह के हार्ट फेलियर होते हैं। इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं, और डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकती है। सो विथ सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होती है, ठीक है, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है,
पुअर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन रिजल्ट इन इनएडिक्वेट एम्प्टिंग ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स पूरे तरीके से ब्लड को जो है बाहर की तरफ पंप नहीं कर पाते। सो इस तरह से जो है क्या हो जाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर काज हो जाता है। जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, मतलब डायस्टोलिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें किसी किस्म की ख़राबी आती है, तो उसमें ख़राबी आने की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर कंप्लायंस जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वेंट्रिकुलर कंप्लायंस रिड्यूस होने की वजह से रेजिस्टेंस टू द वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ रहा होता है तो उसको फिर क्या होती है, उसको फिर रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो जाती है। ब्लड जो है वो उसको वेंट्रिकल की तरफ जो है आने नहीं दिया जाता, ठीक है। कौन उसको आने नहीं देता, मतलब जो वाल होते हैं, ठीक है, वो उसको वेंट्रिकल्स की तरफ आने नहीं देता। तो इस वजह से डिस्टोलिक सॉरी जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर काज होती है। सो हाई आउटपुट फेलियर में आकर इन हाई आउटपुट स्टेट सच एज एनीमिया, प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, बेरीबेरी एंड आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला। जो हाई आउटपुट फेलियर होता है, तो में आकर इन हाई आउटपुट स्टेट, हाई आउटपुट फेलियर से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो आउटपुट होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है ब्लड जो है वो क्या हो रहा होता है, हार्ट से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होता है या बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जाने की वजह से भी क्या होता है, हार्ट के जो फंक्शन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इस तरह से हार्ट फेलियर काज हो जाता है। तो ये हाई आउटपुट फेलियर जो है ये कब होता है, ये एनीमिक कंडीशन में काज हो सकती है, प्रेगनेंसी में काज हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में हो सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिस से क्या मुराद है, थायरोटॉक्सिकोसिस से मुराद ये है कि जो हाइपर थायरोडिज्म है, थायराइड हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन जो है, इसकी वजह से भी ये काज हो सकता है। बेरी बेरी ये हमारे साथ किसी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से काज होती है, कि एक नॉर्मल कंडीशन है। और आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला की वजह से ये हार्ट फेलियर काज होती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सर। अच्छा जी सर। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत ही सिंपल है। इस रिकॉर्डिंग को जब आप दूसरी दफ़ा सुनेंगे आराम से, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पानी की तरह आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाई आउटपुट फेलियर रिजल्ट इन हाई, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, डिस्पाइट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट द हार्ट इज अनेबल टू मीट द बॉडी इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स। अच्छा जी, अब क्या होता है जब हाई आउटपुट फेलियर होता है, तो इसमें क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट होता है वो इंक्रीज हुआ होता है। तो इंक्रीज होने के बावजूद हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड और जो ब्लड डिमांड है, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होती हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ये है कि बोथ राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में काज, दोनों राइट और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये जब काज होता है तो इसकी वजह से चेस्ट में जो है लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होती है, जलन सी फील होती है या पेन सी फील होती है, जो ब्रीथ है, ठीक है, वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लोगों को हो जाती है। इसके साथ साथ पेरोक्सोमल नॉकटर्नल डिस्पनिया, ठीक है, मतलब यह है कि पेशेंट को जो है सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, एडिमा इन द एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है मतलब हाथ पैर जो है वहाँ वो जो है स्वेलअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो पाँव और हाथों में जो है जमा होना शुरू हो जाती है, वो हार्ट की तरफ नहीं जा पा रही होती, ठीक है। तो वेनस ब्लड कंजेशन की वजह से जो है एडिमा हो जाता है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाती है, जुगुलर वेन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं,
फूल जाते हैं, इसके साथ साथ जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये असल में हमारे साथ वो साइन सिम्टम्स है जो कि आपको हार्ट फेलियर के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ इसके नाम से ही आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि ये हमारे हार्ट की वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के जो वॉल्व होते हैं तो उसमें ख़राबी आई हुई होती है। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं। क्लियर है? Three types of mechanical disruption can occur in patient with valvular heart disease. अच्छा जी, हमारे साथ वो पेशेंट जिनको वल्व्यूलर हार्ट डिजीज हुई होती है तो इनको तीन प्रॉब्लम होते हैं, तीन मेजर प्रॉब्लम इनको होते हैं। एक, नेरोविंग ऑफ द वॉल्व ओपनिंग, जहां पर वाल्व ओपन हो रहे होते हैं तो वो एरिया जो है नेरो हो जाती है, वहां पर स्टीनोसिस काज हो जाती है। स्टीनोसिस किसे कहते हैं? स्टीनोसिस से मुराद नेरो हो जाना, तंग हो जाना। तो वहां पर वाल्व जो जहां पर ओपन हो रही होती है तो वो जगह जो है तंग हो जाती है। इसके साथ साथ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वाल्व, जो वाल है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक बार जब उन वाल से ब्लड गुजर जाता है तो वो ब्लड जो है दोबारा से बैकवर्ड फ्लो करता है। मतलब ऊपर से आउटर से जो है ब्लड वेंट्रिकल में आता है, तो जब वाल्व प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होते तो वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड जो है वो ओटा की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे साथ एक ये कंडीशन होती है। और तीसरा जो है हमारे साथ प्रोलेप्स ऑफ द वाल्व होता है। ठीक है, वाल्व जो है वो प्रोलेप्स हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से ब्लड जो है वो नहीं आता, वेंट्रिकल्स में नहीं आता, वेंट्रिकल जो है वो खाली रहते हैं। तो ये हमारे साथ मेजर प्रॉब्लम होते हैं जो जब पेशेंट को वल्व्यूलर हार्ट डिजीज हो जाती है। इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को देखें तो वल्व्यूलर हार्ट डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन सच एज एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस की वजह से जो है ये काज हो सकता है। ठीक है, रिमेटिक फीवर की वजह से काज हो सकता है, कंजेनिटल डिफेक्ट मतलब बाय बर्थ जो है ये कंडीशन पेशेंट की हो सकती है, और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये हो सकता है। कैन लीड टू हार्ट फेलियर, और इसकी वजह से फिर हार्ट फेल हो जाता है। The most common form of valvular heart disease include mitral stenosis, mitral insufficiency, mitral valve prolapse, aortic stenosis, aortic insufficiency and tricuspid insufficiency। ठीक है, ट्राइकोस्पिड से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो थ्री वाल्व होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टा से राइट, लेफ्ट ऑर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो इन थ्री वॉल्स के ज़रिए जो है वो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसको ट्राइकॉस्पिड कहते हैं, ट्राई मीन तीन। ठीक है, सो वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म आपको मिलेंगे तो मेट्रल स्टेनोसिस भी इसमें आ सकता है, मेट्रल इंसफिशिएंसी आ सकती है, मेट्रल वॉल्व प्रोलेप्स, ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, अगर क्लास जो है एंड हुई तो हम दोबारा से 10 मिनट बाद अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर एंड एरिथमिया। हार्ट की जो रिदम है और जो हार्ट फेलियर है उसको ट्रीट करने के लिए हम ख़ास तरह के मेडिकेशन देते हैं। इसके साथ साथ एंटीकोगुलेंट जो है ये हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि थ्रोम्बस जो है वो ना हो, ब्लड जो है वो क्लोट ना हो। ठीक है, और जो डिजीज़ है वो दोबारा से जो है पेशेंट को ना हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम ऐसी कंडीशन के लिए करते हैं, तो सर्जरी टू रिपेयर और रिप्लेस वॉल्व इज indicated when medical management can no longer control symptoms। अगर मेडिकल मैनेजमेंट के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट की कंडीशन नॉर्मलाइज नहीं होती, बहाल नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं जिसमें हम उनके जो वॉल्व होते हैं, जो ख़राब वॉल्व होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं सही वॉल्व से। ठीक है, उसको हम ठीक करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, ट्रीटमेंट है
वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ के। नर्सिंग मैनेजमेंट में या नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिस का जो रोल होता है वो ये होता है कि ऑफर अ लो सोडियम डाइट एंड मेंटेन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। नर्सेज जो है वो पेशेंट को ऐसा खुराक देते हैं जिसमें सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, और इसके साथ साथ जो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है उसको मेंटेन रखते हैं नर्सेज पेशेंट पर। प्लेस द पेशेंट इन एन हार्ट डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको जब मैनेज करेंगे तो उनकी डाइट में ऐसा डाइट जो है उनको प्रोवाइड करेंगे जिसमें सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, और इसके साथ साथ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है उस पेशेंट पर जो है वो मेंटेन रखे। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है उन्होंने ऐसे पोजीशन में रखना होगा कि पेशेंट जो है अपराइट पोजीशन में हो टू रिलीव डिस्पनिया, ताकि उनको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ना हो, सांस लेने में उनको दुश्वारी ना हो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन द यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। इस तरह से नर्सेज ने जो है अपने पेशेंट को एंटीकोगुलेंट के यूज़ के हवाले से बताना है कि ये एंटीकोगुलेंट जो है उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कितनी ज़्यादा अहम है, इंक्लूडिंग साइन सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग टू रिपोर्ट। इसी तरह से उनको ये भी समझाना है कि अगर कि कहीं जो है आपको ब्लीडिंग फील होती हो या ब्लीडिंग हो रही हो तो आप या आपको ब्लीडिंग के साइन सिम्टम जो है वो फील हो रहे हो तो आपने कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे हमें आगाह करना है, ये जो है नर्सेज अपने पेशेंट को क्या करते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ द नीड फॉर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एंड प्रिकॉशन टू टेक वेल टेकिंग द ड्रग। ड्रग को टेक करते हुए, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हुए, लेते हुए किस तरह से उन्होंने अपना ख्याल रखना है, किस तरह से एहतियात करनी है, और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग की कितनी अहमियत है, ठीक है, पेशेंट के लिए। ये सारी चीज़ें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है, और नर्स ने जो है ये सारी बातें अपने पेशेंट को क्या करनी होती है, नर्सिंग इंटरवेंशन के दौरान समझानी होती है। एक्सप्लेन द explain that he will need to take prophylactic antibiotics if he undergoes dental work, surgery or any other invasive procedure। किसी भी किस्म की इन्वेसिव प्रोसीजर जब वो करने जा रहे हो तो उनको जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो लेने होंगे, ठीक है। इसकी अहमियत के हवाले से नर्स जो है वो अपने पेशेंट को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी होगी, और इन सारी चीज़ों का ख्याल जो है आपने लाजमी तौर पर रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं करते तो इससे पेशेंट की जो लाइफ है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर अब हम हार्ट डिजीज़ के जो वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ है उसके कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहली टाइप है उसके हम काजेज और इंसिडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम ऑर्टिक इनसफिशिएंसी कहते हैं। इनसफिशिएंसी से मुराद नाकाफी होना। सो ऑर्टिक इनसफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम रिमेटिक फीवर, साइफिलिस, हाइपरटेंशन और एंडोकार्डाइटिस और मे बी आइडियोपैथिक, ठीक है। जो ऑर्टिक इनसफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो ये जो है किस वजह से काज हो सकती है, रिमेटिक फीवर की वजह से भी हो सकती है, साइफिलिस की वजह से भी हो सकती है जो कि हमारे साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, जिसमें हमारे हार्ट इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है, इनर साइड से। इसके साथ साथ जो आइडियोपैथिक है तो इन वजूहात की वजह से ऑर्टिक इंसफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा ऑर्टिक इंसफिशिएंसी के साथ साथ जो है पेशेंट में मॉर्फन सिंड्रोम की अलामात जो है देखी जा सकते हैं। ये जो ऑर्टिक इंसफिशिएंसी है तो ये ज़्यादातर फीमेल्स के बजाय मेल्स में इस तरह की केसेस जो हैं आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस डिजीज़ के साथ पेशेंट को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा इवन आफ्टर सर्जिकल क्लोजर, बावजूद इसके कि एक पेशेंट को जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, ठीक है, उनकी सर्जरी के ज़रिए जो है वो डिफेक्ट ठीक भी किया जाए तो इसके बावजूद भी पेशेंट को जो है दोबारा से ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है हो सकती हैं। इसकी अगर आप क्लिनिकल फीचर को देखें तो पेशेंट जिनको ऑर्टिक इंसफिशिएंसी होती है तो उनको जो है डिस्पनिया होगी, मतलब सांस लेने में दुश्वारी होगी, कफिंग वो करेंगे, थकावट का शिकार रहेंगे, पल्पिटेशन वो फील करेंगे,
चेस्ट पेन उनको होंगी, और सिनकोप से मुराद ये है कि कंफ्यूजन का शिकार वो रहेंगे। इसके साथ साथ पल्मोनरी वेन कंजेशन इनको होंगी, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा जो है हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेल बेड्स है वो हो सकते हैं, जिसको हम पिंच साइन कहते हैं, ठीक है। नेल बेड जो है वो क्या कहते हैं, उसके जो एंगल है उसमें चेंजेस आ सकती हैं। रिपीटली रेजिंग एंड कोलेप्सिंग पल्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। कार्डियक एरिथमियास पेशेंट को जो है आपको देखने को मिल सकती है। ऑर्टिक इंसफिशिएंसी के पेशेंट में पल्स प्रेशर जो है ये इन सिवियर इंसफिशिएंसी में जो पल्स प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो वाइड हो जाता है। ऑस्कल्टेशन रिवील अ थर्ड हार्ट साउंड। इसी तरह से जब हम पेशेंट के स्टेथोस्कोप के ज़रिए हार्ट साउंड को सुनते हैं तो इस दौरान जो है आपको ज़्यादातर जो है S3 साउंड देखने को सुनने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ जो डायस्टोलिक ब्लूविंग मर्मर साउंड है, ठीक है, तो वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर आपको सुनने को मिलेंगी। तो ऑर्टिक इंसफिशिएंसी के लिए जो डायग्नोस्टिक मैयर्स है जिसके ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं या डायग्नोस करते हैं, तो इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन है, रिडक्शन इन आर्terial डायस्टोलिक प्रेशर, ऑर्टिक इंसफिशिएंसी, अदर वल्वुलर abnormalities एंड इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से भी हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को ऑर्टिक इंसफिशिएंसी है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट कंडीशन में हम जब पेशेंट की एक्सरे करते हैं, ठीक है, इसी तरह से पल्मोनरी वेन कंजेशन के ज़रिए भी हम डायग्नोस इसको कर सकते हैं। एंडोकार्डियो कार्डियोग्राफी के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रेशन इन मेट्रल वॉल मूवमेंट, मेट्रल वॉल की मूवमेंट में चेंजेस आने की वजह से इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ ऑर्टिक वॉल्स डिजीज, ये तो ऑलरेडी है। एंड थिकनिंग, मेट्रल थिकनिंग, जो मेट्रल है, ठीक है, मेट्रल वॉल है उसके थिक हो जाना, उसका जो है मोटा हो जाना, तो ये एक क्या है, अलामत है ऑर्टिक इंसफिशिएंसी का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गई, ठीक है, इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ये क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या है? ऑर्टिक स्टेनोसिस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑर्टा है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। तो नैरो होने की वजह से इस कंडीशन को हम ऑर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम कंजेनिटल ऑर्टिक बाइकॉस्पिड वाल्व की वजह से भी हो सकता है, जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में होती है। कंजेनिटल स्टेनोसिस ऑफ वाल्व कॉस्प, ठीक है, वाल्व जो कॉस्प होता है, कॉस्पिड वाल्व, ठीक है, उसके नैरो होने की वजह से ये काज हो सकता है। डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन काज बाय मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से जो है डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन की वजह से भी ऑर्टिक स्टेनोसिस काज हो सकती है। डायबिटीज मिलाइटिस की वजह से भी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है। ये जो ऑर्टिक स्टेनोसिस है, तो ये कंडीशन भी ज़्यादातर मेल्स में कॉमन होती है, मेल्स में ये केस आपको ज़्यादा मिलेगा। मेट्रल इंसफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। मेट्रल वाल प्रोलेप्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेवियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा रप्चर कॉर्डी टेंडिनाए, ठीक है, associated with other congenital abnormalities such as ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी, जो ग्रेट आर्टरीज है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर नहीं होते, नॉर्मल एरिया पर मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से काज हो सकता है रेयर इन चिल्ड्रन विदाउट कंजेनिटल एबनॉर्मली, बग़ैर पैदाइशी बीमारी के ऐसे बच्चों में जो है ये बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब अगर होती हैं तो वो पैदाइशी तौर पर होंगी, अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो फिर नॉर्मल बच्चों में ऐसी कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
मिट्रल स्टेनोसिस जिसमें मिट्रल वॉल जो है वो नेरो हो जाते हैं, तो इसको हम मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर, ये भी रूमेटिक फीवर की वजह से होते हैं। आर्ट्रियल माइजोमा की वजह से भी हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। ये ज़्यादातर किस में कॉमन होता है? फीमेल्स में कॉमन होता है मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इससे पहले हमने जो वल्वुलर दो डिजीज़ को पढ़े तो वो ज़्यादातर मेल्स में कॉमन था। मेट्रल स्टेनोसिस जो है ये फीमेल में कॉमन होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मे बी एसोसिएटेड विद अदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हो सकती है। मिट्रल वॉल प्रोलेप्स सिंड्रोम जो है ये अननोन है। इसके पीछे जो भी वजह है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ठीक है। सिर्फ रिसर्चर्स स्पेकुलेट दैट मेटाबॉलिक और न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर काज कंस्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। रिसर्चर जो है अभी इस पर सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदाजे के मुताबिक ये मिट्रल वॉल प्रोलेप्स सिंड्रोम जो है ये इसके पीछे जो वजह है तो वो मेटाबॉलिक या न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट यंग वमेन, ये भी यंग वमेन को इफेक्ट करती है, मतलब जो जवान वमेन होती है, बट अकर इन बोथ सेक्सेस, मतलब दोनों मेल और फीमेल में ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ख़ास जेंडर से आप इसको स्पेसिफाई कर दे मिट्रल वॉल प्रोलेप्स सिंड्रोम को। पल्मोनिक इनसफिशिएंसी, तो पल्मोनिक इनसफिशिएंसी भी ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो है पल्मोनरी वेन है, वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसको हम पल्मोनरी इनसफिशिएंसी कहते हैं। मे बी कंजेनिटल पैदाइशी भी हो सकती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी काज हो सकती है। मे रेयरली रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रेशर मॉनिटरिंग या प्रेशर मॉनिटरिंग कैथेटर इन द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर मॉनिटरिंग कैथेटर लगाया गया होता है तो बहुत कम जो है उसकी वजह से काज होती है। ट्राइकोस्पिड इंसफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से काज होता है, रिमेटिक फीवर की वजह से काज होता है और ट्रामा और एंडोकार्डाइटिस की वजह से कभी कभी ये काज होता है। इसके साथ साथ ये कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से भी काज हो सकता है। तो ये हमारे साथ क्या है, टाइप्स है वल्वुलर हार्ट डिजीज के। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका यूनिट नंबर 3, एडवांस कंसेप्ट इन कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं।